Hello everyone, welcome to the class, and in this video we are going to cover chapter number 2 of history for class 9, and that is socialism in Europe and the Russian Revolution. देखो इस चैप्टर में हम लोग करने क्या वाले हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू ब्रीफली. नाउ इफ यू सी दिस चैप्टर ना, से बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी. और ये एक ऐसा टाइम था जब हम अपने फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर की बात करते हैं, विच इज हैपेंस टू बी द ऑब्वियसली द फर्स्ट चैप्टर, जहां पर सोसाइटी में एवरीबडी वांटेड चेंज, राइट. इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर वी हैव डन कि हर किसी को चेंज चाहिए था, राइट. किसी को रेडिकल चीजें चाहिए थी, किसी को लिबरल चीजें चाहिए थी, सबको चेंज 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 इन सोसाइटी में चेंज चाहिए था. जब ये पूरे दुनिया में इतना ज्यादा चेंज सबको चाहिए था, तो ये जो चेंज था अब ये आपके यूरोप तक भी पहुंचेगा. बट यूरोप में लोगों को डेमोक्रेटिक कंसेप्ट तो शायद ना समझ में आए, बट दे वांटेड सोशलिज्म. एंड हाउ दिस पर्टिकुलर वर्ड सोशलिज्म एक्चुअली लेड टू रशियन रेवोल्यूशन, वो हम करने वाले हैं. चलो स्टार्ट करते हैं पूरे चैप्टर को. हमारा चैप्टर है द एज ऑफ सोशल चेंज. एक ऐसा टाइम व्हेन everybody, when each and every country, each and every country was looking for some or other kind of change, है ना. चेंज चाहते थे सब. हमारी सोसाइटी फंक्शन कैसे करेगी, हम रहने वाले कैसे हैं, व्हाट हु इज गोइंग टू लीड अस, हु इज गोइंग टू रूल अस, एवरीथिंग रिक्वायरमेंट थी हर जगह चेंज का. तो ये चेंज ऐसे ही बच्चा कहाँ पहुंचा, आपके यूरोप के कुछ पार्ट में और मेजरली रशिया में पहुंचा. रशिया में वो चीजें होती थी जो थोड़े डिफरेंट पार्ट ऑफ यूरोप से अलग थी. वहां पर एक नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से लोगों का डिमांड चेंज हो रहा था कि वो कैसे रूल होना चाहते हैं. तो देखो, या तो चेंज जो लोग चाहते थे वो तो सोसाइटी में रहते थे कंजर्वेटिव लोग, या लिबरल्स या रेडिकल. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि हु आर दीस पीपल. नाउ आई विल टेल यू ब्रीफली. देखो, कंजर्वेटिव जो लोग होते थे, जो थोड़ी पुरानी सोच के होते थे, एंड दे वर लाइक कि हमें थोड़ा बहुत चेंज चलेगा. वी वांटेड सम चेंज, बट एंटायर सिस्टम हम चेंज करने के लिए तो बिल्कुल भी रेडी नहीं है ना. ये थोड़े रेडिकल. सो दे वर लाइक वी कांट चेंज द एंटायर सिस्टम, बट वी आर रेडी फॉर चेंजिंग द few the things in the society. Now we had liberals also. Liberals also wanted to change the society. ये ना group से basically group of people, they wanted to change the society, like liberals also wanted to change the society, and they were questioning कि भाई पावर क्यों है रूलर्स की अनकंट्रोल्ड, जब रूलर जो चाहता है वो क्यों कर रहा है ऐसा. सो पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, एंड दे वांटेड टू हैव अ सर्टेन वे ऑफ गवर्नमेंट कि आपके पास एक लेजिस्लेचर होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सब होना चाहिए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए एंड ऑल. बट ये डेमोक्रेट्स नहीं थे, क्लियरली याद रखना. दे वर नॉट ट्रीटिंग एवरीबडी इक्वली. सो दोज वर द लिबरल्स फॉर यू. नाउ यू सी द रेडिकल पार्ट. रेडिकल चाहते थे कि गवर्नमेंट बने बेस्ड ऑन majority, and they were also believing in universal adult suffrage, यानी कि हर किसी को वोट देने का राइट होना चाहिए. बच्चा ये सब एग्जाम में आपके आने वाला है क्वेश्चन, तो ये आपको करना है. दे वर ऑल्सो सपोर्टिंग विमेन वोटिंग राइट्स, है ना. तो ये बेसिकली हर चीज को सपोर्ट कर रहे थे, और ये रेडिकल मतलब कंप्लीटली सोसाइटी को एकदम चेंज करना चाहते थे. सो दीज वर द थ्री ग्रुप ऑफ पीपल दैट वाज एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड in this chapter. Now they wanted change. अब चेंज के बारे में बताएं सबसे ज्यादा जरूरी क्या है. यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो बहुत सारे सोशल चेंज लेके आ रहे थे. ज्यादातर लोग जो हमारे रशिया या फिर हम एक ऐसे पार्ट में यूरोप के कंसीडर करेंगे जहां पर इंडस्ट्रीज आ रही थी, ज्यादा से ज्यादा लोग इंडस्ट्रीज में काम करते थे, और इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों के पास कोई राइट्स नहीं होते थे. समझा आपको, थोड़ा ब्रीफली चीजें समझ में आने लगी होंगी. और जब लोगों के पास कोई राइट्स नहीं होते थे तो दे वांटेड सम राइट्स. उनको बहुत ज्यादा काम कराया जाता था, उनके बच्चों को बहुत ज्यादा काम कराया जाता था, कोई लेबर लॉ नहीं होते थे, कुछ भी नहीं होता था, कुछ कंट्रीब्यूशन उनका सोसाइटी में नहीं हो पा रहा था. Now they wanted change. And how does change actually come? They realize the concept of socialism. अब आएगा यूरोप में सोशलिज्म. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि सोशलिज्म होता क्या है. सोशलिज्म का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दो हर चीज का, सिंपल. अब लोगों को एक प्रॉब्लम ये जो है बेस्ट नजर आ रही थी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, कि सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दो. जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. क्यों, कोई किसी के लिए प्रॉफिट कमा रहा है उसका भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. कोई किसी से ऊपर या कोई किसी से बहुत ऊपर ऐसे टू सुपीरियर और ऐसे इंफीरियर का कोई कंसेप्ट नहीं होना चाहिए. दे वॉन्टेड एवरी वन इन द सोसाइटी टू बी ऑन द इक्वल फुट, एंड दैट इज वॉट द टर्म सोशलिज्म stood for them. The coming of socialism to Europe. Now let's just try to understand. इतनी बेसिक सी बातें समझ में आ गई. By the mid 19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention. अब खुद सोचो कि मान लो कि मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ यहाँ पर, एंड मेरी
आपसे बोल देते हो कि यू नो दिस इज द क्वेश्चन पेपर, दिस विल कम ऑन योर एग्जाम, और वो वैसा ही आ जाता है, वैसा ही एग्जैक्टली आपका पेपर आ भी जाता है, तो व्हाट विल हैपन, यू विल यू नो आई विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ मोर स्टूडेंट कि मैम ने जो बोला था वही पेपर में आ गया। एग्जैक्टली लाइक दैट जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी थी वो इतना ज्यादा वायरल हो गई कि लोग अब उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं कि हम लोग जो काम करते हैं हमको उसका पैसा मिलने लगेगा, इक्वल परसेंटेज ऑफ शेयर मिलने लगेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सोशलिस्ट वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो लोग इंडस्ट्रीज में काम करते थे बच्चा, वो इंडस्ट्रियलिस्ट थोड़ी होते थे, वो तो वर्कर्स हैं, और वर्कर्स किसी और को अमीर करते जा रहे हैं बिकॉज वो क्या है, किसी की प्रॉपर्टी है ना। जैसे ब्रेड का कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री वर्कर्स को तो उतना पैसा नहीं मिलता जितना कि फैक्ट्री का मालिक कमा रहा होता है। एग्जैक्टली लाइक दैट। तो जो भी सोशलिस्ट लोग होते थे जो इस आइडियोलॉजी को फेवर करते थे, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते थे कि सब कुछ गवर्नमेंट का होना चाहिए, गवर्नमेंट विल डिसाइड किसको कितना मिलेगा। आपके फैमिली में 4 मेंबर है तो लो ये लो 4 रूम का घर, आपकी फैमिली में एक है तो आप 1 BHK में ही रहने वाले हो, ठीक है। सॉ इट एज अ रूट ऑफ ऑल सोशल एविल्स ऑफ ऑल द टाइम। तो सोशलिस्ट को लगता था ये जो लोग दूसरे की प्रॉपर्टी, इतना ज्यादा प्रॉपर्टी, मोर देन रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी लेके बैठे हैं, लोगों से ले लेनी चाहिए। एंड हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट सोसाइटी ऑपरेट विदाउट प्रॉपर्टी, दैट वुड बी द बेसिस ऑफ द सोशलिस्ट सोसाइटी। कि बिना प्राइवेट प्रॉपर्टी की एक सोसाइटी कैसे दिखती है, कि हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा कोई बंगला घर गाड़ी कुछ भी नहीं, एवरीथिंग दैट इज देयर बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट विल डिसाइड कि किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। दैट इज द होल कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म। अब देखो सोशलिस्ट के बहुत सारे विजन्स थे फ्यूचर को लेके, एंड अलग अलग जो लोग थे वो अलग अलग चीजों में बिलीव करते थे, विच इज ऑब्वियस ऑल्सो, लाइक एवरीबडी can't believe in the same thought process. Now you see Robert Owen. Robert Owen, a leading English manufacturer, sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana. Now he was like कि हमें ना cooperation से चलना चाहिए. You do some part, I do some part, and then we do things together. That was the thing. And in France there was Louis Blanc. Wanted the government to encourage cooperatives. These cooperatives were to be association of people who produce goods together and divided the profit according to the work done by the members. Now people had different point of view of socialism itself. Some people wanted to distribute. अब खुद सोचो, वो बोल रहा है कि जो भी फैक्ट्री में काम करता है, जो भी किसी भी सोसाइटी में रहते हैं, एंड दे आर डूइंग सर्टनली सम वर्क, एंड उसका 50% है और 5 लोग हैं तो सबको 10 10 10 10 10 ईच मिलना चाहिए। दैट वाज द होल थिंग। ऐसा आज होता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, वर्कर्स को तो 0.5 भी नहीं मिलता है। दैट इज हाउ वी आर लिविंग इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हाँ जी, बोलो। अब ये जो हमारे पूरा थॉट प्रोसेस था, इसको सपोर्ट करने वाले कुछ आइडियोलॉजिस्ट थे, एंड दैट वाज कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। कार्ल मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैपिटलिस्ट है। इन्होंने बोला कि जो यूरोप में इंडस्ट्रियल सोसाइटी आ रही है कैपिटलिस्ट है, मतलब ये पैसे वालों की है। पैसे वाला दूसरे से काम करवा के खुद बहुत ज्यादा रिच होते जाएगा। लाइक आप देखो अंबानी जी, कैपिटलिस्ट का पूरा प्रॉपर एग्जाम्पल है। डज नॉट मैटर हाउ मच हार्ड वर्क ही इज डूइंग इन एवरीथिंग, बट वी विल कंसीडर कि ही इज स्टिल अ कैपिटलिस्ट। एवरीवन इज वर्किंग फॉर देम इन रिलायंस एंड बहुत सारी कंपनीज में लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, बट हु इज एक्चुअली अर्निंग द प्रॉफिट? एवरी सेकंड दे आर अर्निंग इन करोड्स एंड सो मेनी मिलियंस एंड बिलियंस, राइट? बिकॉज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट होती है सोसाइटी जहां पर इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है। सो कैपिटलिस्ट के पास ही कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज, वही इन्वेस्ट करते हैं। प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर्स। वर्कर के वजह से वो अमीर हो रहे हैं, और कंडीशन वर्कर्स की बहुत ज्यादा खराब हो रही है, क्योंकि जब तक प्रॉफिट कौन लेते रहेंगे? प्राइवेट कैपिटलिस्ट लेते रहेंगे, तो वर्कर्स की कंडीशन तो खराब होगी, जितना वो डिजर्व करते हैं। लाइक वो डिजर्व करते हैं जो पैसा आप है, आप ले लो, आप ले लो 50% ले लो, 20% ले लो, 30%, बट दैट डज नॉट मीन कि आप 80% ले लो, है ना। आप एक हो और वो इतने सारे लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, लाइक जस्ट लाइक दैट। अब देखो ध्यान से, मार्क्स बिलीव करता है टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वर्कर्स को रेडिकल सोसाइटी में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और अपनी बातें जो है मनवाने के लिए जो भी सोशल प्रॉपर्टी उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। बेसिकली दूसरे की फैक्ट्री पे जाके बैठने लगो। वर्कर्स को क्या है बच्चा, क्या बोलना पड़ेगा? एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनानी पड़ेगी, और जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी उस पर हाथापाई करके छीनना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। ये मार्क्स के पॉलिसी था। अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। और उन्होंने ये भी बोला कि कम्युनिस्ट सोसाइटी क्या है, आगे आने वाले टाइम का हमारा फ्यूचर है। इतनी बातें आई होप आपको समझ आई होंगी। अब सोशलिज्म को सपोर्ट कौन करेगा? ऑब्वियसली वर्कर्स, है ना। वर्कर्स सपोर्ट करेंगे बच्चा, जल्दी से बोलो फटाफट से। ठीक है बच्चा, चलो। तो वर्कर्स क्या है, सपोर्ट करेंगे सोशलिज्म को। आप देखते हैं कैसे ये पूरा होने वाला है। बाय द 1870s सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू ईयर। 1870s तक बहुत सारे सोशलिस्ट आइडियाज पहुंचने लगे। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स सोशलिस्ट फॉर्म एन इंटरनेशनल बॉडी, नेमली द सेकंड इंटरनेशनल।
अब जो लोग सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे, दे मेड एन इंटरनेशनल बॉडी, रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा, दोज हु आर एक्चुअली सपोर्टिंग सोशलिज्म को स्प्रेड करने के लिए एक सोसाइटी बनानी पड़ेगी, और सोशलिज्म को स्प्रेड करने के लिए जो सोसाइटी बच्चा बनाई गई, दैट वाज कॉल्ड द सेकेंड इंटरनेशनल, रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली, ओके, इट वाज कॉल्ड एज द सेकेंड इंटरनेशनल, ठीक है, इट वॉज कॉल्ड एज द सेकेंड इंटरनेशनल। एंड देन workers in England and Germany also began forming such association to fight for better living and working condition. Now we see these are different people who are working for the factory owner. Imagine these are the 5 people, ठीक है, और ये क्या है बच्चा, ये फैक्ट्री है। फैक्ट्री में काम करने से उनका प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। कोई भी प्रोडक्शन हो सकता है। जस्ट इमेजिन कि ये लोग शूज बना रहे हैं, और वो शूज बच्चा मार्केट में बहुत महंगा बिकता है, आपको भी पता है। और मान लो कि वो जो है 5 लाख का बिक गया पूरा शू, जो भी इन लोगों ने बनाया था। आपको तो ये लगना चाहिए ना, अगर 1 लाख ईच नहीं दे सकते हो तो 80,000 दे दो, 80,000 ईच दे दो, तो ये लोग भी रिच रिच हो जाएंगे। और जो बचा हुआ 20 है, वो ओनर जो है वो लेके, समझ रहे हो आप, ये होना चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो अ मेथड विच वी कैन परस्यू, बट क्योंकि वर्किंग कंडीशन ऐसी थी कि 80% तो इसका ऑपोजिट ओनर ले जाता था, और 20,000 इनको मिलते थे, वो भी ईयरली। सोचो कितना बुरा लगता होगा। एंड हेंस पीपल वर एक्चुअली फाइटिंग कि एक तो हमें पैसा भी नहीं मिल रहा, और वर्किंग कंडीशन भी इतनी घटिया है, हम अपने रोटी भी नहीं खा पा रहे 2 टाइम की। सो दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड द राइट टू वोट। अब इनके हिसाब से गवर्नमेंट भी नहीं बनती थी, तो अपनी बात भी नहीं रख पाते थे, और इन्होंने अब अपना आसपास में जो भी इनके पास पैसे होते थे उससे फंडिंग करके आइडियाज स्प्रेड करने बच्चे लोग शुरू करा। एंड जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में ये सारी चीजें कर रही थी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज SPD, एंड इट हेल्प्ड इट विनिंग पार्लियामेंट्री सीट्स एज वेल। तो जर्मनी की याद रखना, जर्मनी में था हमारे पास सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, एंड इट हेल्प्ड इट विद पार्लियामेंट्री सीट्स। ऑलराइट एवरीवन, चलो। In 1905, socialist and trade unionists form a labor party in Britain and socialist party in France. तो बेसिकली क्या हो रहा है, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पूरे की पूरी दुनिया में अब सोशलिज्म एक कंसेप्ट निकल के आ रहा था, एंड पीपल वर एक्चुअली डूइंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स टू विन ओवर दी सोशलिस्ट आइडिया. Now, however, I hope it is visible to, yes, it is visible. However, till 1940, socialists never succeeded in forming a government in Europe. Yes, you heard it right. सोशलिस्ट बहुत टाइम तक तो गवर्नमेंट ही फॉर्म नहीं कर पाए ना। वो लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेचर क्या होता है बच्चा, जो कि हमारे क्या बनाता है, जो हमारे लिए रूल्स रेगुलेशन बनाता है, वहां तक ये अपनी बात पहुंचा ही नहीं पा रहे थे, है ना। इट वाज नॉट अ वायरल थिंग कि एकदम से वो वायरल हो जाए। बट हाउएवर गवर्नमेंट कंटिन्यूड टू बी रन बाय द कंजर्वेटिव, लिबरल्स एंड द रेडिकल्स। अब बहुत टाइम तक कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स का ही सरकार चलता रहा। अभी तक सोशलिस्ट जो है एज अ वैल्यू वायरल नहीं हुआ था। नाउ दे वांटेड कि अब वायरल करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, और कुछ करने का सोल्यूशन था रेवोल्यूशन। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन होता है एक ऐसा चेंज जो इतना सडन होता है, सडन चेंज विच लीड्स टू एब्सोल्यूट चेंज इन दी सोसाइटी, चेंज इन दी सोसाइटी। सो रेवोल्यूशन का मतलब होता है बेसिकली एक ऐसा चेंज जो पूरे दुनिया को ही पलट दे। लाइक जैसे हम लोग सोचते हैं उस पूरी की पूरी थॉट प्रोसेस में 100% चेंज आ जाए कि समटाइम्स वी आर बहुत स्ट्रिक्ट होके हम सारी चीज सोच रहे थे, नाउ वी आर वेरी फ्री, है ना, विद द थॉट्स। तो अब आएगा पूरे यूरोप में सोशल रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन। अच्छा, रशिया से शुरू हुआ था, दैट इज हाउ इट इज कॉल्ड एज रशियन रेवोल्यूशन. Socialists took over the government in Russia through the October Revolution of 1917. 1914 तक अभी हमने पढ़ा, 1914 तक कुछ नहीं था, लेकिन कुछ 3 साल बाद एक बहुत बड़ा चेंज हुआ, एंड दैट वाज बच्चा October Revolution of 1917. That was October Revolution of 1917. The fall of monarchy in February 1917 and the event of October are normally called the Russian Revolution. Most important, कुछ तो फरवरी में हुआ था और कुछ अक्टूबर में हुआ था, और उसको कलेक्टिवली बोलते हैं रशियन रेवोल्यूशन। बातें समझ में आई? क्या हुआ था आओ देखते हैं।
द रशियन एम्पायर इन 1914, थोड़ा सा पीछे जाएंगे रेवोल्यूशन समझने के लिए। 1917 में हुआ है रेवोल्यूशन, ठीक है। एक फ्रेंच रेवोल्यूशन याद रखना है और एक ये याद रखना है। फ्रेंच रेवोल्यूशन का आपको ट्रिक याद ही होगा, विच आई टॉट यू मल्टीपल टाइम्स। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 और आपका बच्चा रशियन रेवोल्यूशन इज 1970, ठीक है। रिमेंबर दीज वेरी क्लियरली। द रशियन एम्पायर इन 1914। अच्छा, रशिया में दिक्कत क्या थी, आओ वो समझता है। 1914 में जार रिप्रेजेंट करता है किंग को, बेसिकली जार जो है एक रशियन लैंग्वेज में किंग होता है, ठीक है। जार निकोलस II रूल्ड एशिया एंड इट्स अंपायर, जितना भी रशिया के पास कंट्रोल था उसको रूल करा था जार। दिस इज हाउ द पर्सन एक्चुअली लुक लाइक, है ना, बहुत ही समझदार लग रहा है, बट देखते हैं क्या है। मेजॉरिटी रिलीजन देख लो भाई, मेजॉरिटी रिलीजन थी रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी? ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पुरानी सोच। ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या होता है बच्चा? ओल्ड जो भी आइडियोलॉजी होती है ना, कि अरे लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए एंड ऑल दैट स्टूपिड शिट, है ना। क्रिश्चियनिटी आपको देखने को मिलेगी रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो कहां से निकल के आई है? ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। बट एम्पायर में कैथोलिक्स भी थे, प्रोटेस्टेंट्स भी थे, मुस्लिम भी थे और बुद्धिस्ट भी थे। कल को कुछ और आ जाएगा तो वो नहीं थे, ये सारे लोग आपस में रह रहे थे। इकोनॉमी सोसाइटी को भी थोड़ा समझ लेते हैं कि क्यों आएगा रशियन रेवोल्यूशन, है ना, वो तो समझना पड़ेगा। मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर एक्चुअली एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रशिया पीपल वर एक्चुअली एग्रीकल्चरिस्ट। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। About 85%, how much बच्चा? 85% of people were actually engaged in the agriculture only in Russia. So during the 1914 and 1917, we see a lot of people were actually engaged in the agriculture part. In the empire, the cultivator produced for market as well as for their own needs, and Russia was a major exporter of grain. So basically क्या है बच्चा? वो अपनी नीड्स के लिए, मार्केट्स के लिए सब कुछ कर रहे थे और वो अपने लिए भी चीजों को बचा लेते थे और बाकी लोगों के लिए भी चीजों को बचा लेते थे, ठीक है। चलिए फटाफट से जो है सारी चीजों को देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? इंडस्ट्रीज में बच्चा, इंडस्ट्रीज वाज फाउंड इन पॉकेट्स। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को, ठीक है। Many factories were set up in 1980s when Russia's railway network was extended and foreign investment in industry increased. राइट, तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत सारी जगहों पर फैक्ट्रीज लग रही थी, रेलवे नेटवर्क एक्सटेंड हो रहे थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आ रहा था और दो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज आपको यहाँ पर पता है जो कि आपको करने हैं। और कोल प्रोडक्शन तो डबल होता जा रहा था और आयरन एंड स्टील आउटपुट भी क्वाड्रिपल होता जा रहा था। बहुत सारी चीजें बच्चा हम लोगों को यहाँ पर इस पूरे पोर्शन में इंडस्ट्रीज में चेंजेस होते हुए नजर आएंगे। इफ वी टॉक अबाउट टाइप ऑफ वर्कर्स, देखो कुछ टाइप थे वर्कर का भी, इट इज नॉट लाइक ए सिमिलर वर्कर्स थे, वर्कर में भी एक डिवीजन आपको देखने को मिलेगी। सो वर्कर्स वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू अ सोशल ग्रुप्स। तो फाइनली बच्चा, फाइनली यू सी वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय द स्किल, ठीक है। स्किल के हिसाब से वर्कर्स डिवाइडेड थे। एक मेटल फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर्स अपने आप को एरिस्टोक्रेट समझता था, यानी कि अबव समझता था, एंड उनमें एक ट्रेनिंग इन स्किल चाहिए होती थी, तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा समझते थे जो मेटल वर्कर होते थे। विमेन थी 31%, ठीक है। विमेन वर 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर बाय 1914, बट उनको बहुत ज्यादा कम पैसे मिलते थे मेन के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट है हमारे पास बच्चा, यहाँ पर डिवीजन अमंग वर्कर्स शो देमसेल्व्स कि वो ड्रेस और मैनर्स में भी अलग अलग थे। कुछ वर्कर्स एकदम पूरा ब्लेजर पहन के जो है फैक्ट्री में आते थे देखने, और कुछ वर्कर्स के पास फटे फटे से कपड़े होते थे। सो दैट कुड ऑल्सो सी, एंड सम वर्कर्स अपनी एसोसिएशन बना लेते दूसरे मेंबर्स को डिस्ट्रेस सिचुएशन में हेल्प करने के लिए, और जब फाइनेंशियल हार्डशिप आती थी, जैसे कि कुछ भी दिक्कत हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट को जॉब वगैरह चले जाती थी, तो वो एक दूसरे की हेल्प भी करते थे। दिस वॉज अ टाइप ऑफ वर्कर्स बैक देन। नाउ वी सी डिस्पाइट डिविजन्स, worker did unite to strike work when they disagreed with employers about dismissal or work condition. The strike took place frequently in textile industry during the 1896, 1897 and the metal industries during the 1902. So basically वैसे तो workers बच्चा काफी ज्यादा divided थे, but despite of the differences that the workers had, they were still united because उनको सफर तो जो है वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी का जो ओनर है उसकी वजह से करना पड़ रहा है। नाउ रशियन जो पेजेंट्स थे वो डिफरेंट थे यूरोपियन पेजेंट से, ये भी आपको बात पता होनी चाहिए।
इन द कंट्री साइड पेशेंट कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड, ठीक है, कंट्री साइड में जो पेशेंट थे वो ज्यादातर जमीन को कल्टिवेट करते थे. बट द नोबिलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन लार्ज प्रॉपर्टी लाइक वर्कर पेशेंट्स टू वर डिवाइडेड. तो बेसिकली वर्कर्स भी डिवाइडेड हैं और पेशेंट्स भी डिवाइडेड हैं. एक यूनिटी हमें मिसिंग देखने को मिलेगी रशिया में. दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर नोबिलिटी. जितने भी लोग थे यानी कि जो नोबल्स थे, वो जो पेशेंट्स थे, नोबल्स की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते थे, और करे भी क्यों, नहीं भी करने चाहिए. इन रशिया पेशेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम. आज जो नोबल्स दूसरे की बंदे की प्रॉपर्टी लेके बैठे हैं, वर्कर्स पेशेंट बोलते थे कि वो हमें मिलने चाहिए. एंड ऑब्वियस सी बात है कि वो काम कर रहा है ना, काम जो जिस लैंड पर कर रहा है उसकी होनी चाहिए वो, है ना. फ्रीक्वेंटली दे रेफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर लैंडलॉर्ड्स. और फ्रीक्वेंटली बहुत बार उनके बीच में इतनी लड़ाई वड़ाई हो जाती थी कि वो एक दूसरे को किल भी कर देते थे. In 1902, this occurred on a large scale in South Russia, and in this 1905, such incident took place all over Russia. ठीक है बच्चा. और 1902 में तो ये बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर हुआ और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते रहते थे रशिया में, क्योंकि नोबल्स को जो है पेशेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और इनके बीच में बच्चा लड़ाई झगड़े होते रहते थे. ठीक है. नाउ रशियन पेशेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पेशेंट इन अदर वे. अब जो रशिया के पेशेंट्स थे वो बाकी यूरोपियन पेशेंट से काफी अलग थे. उसके बारे में देखो, क्योंकि ये क्या करते थे, जो यूरोप में ना वो शेयर नहीं करते थे कुछ भी चीजें, यहाँ पर होती थी शेयर, और उस शेयर को कहते थे बच्चा कॉम्यून. रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, इसको कहते थे कॉम्यून. कॉम्यून का मतलब होता था कि जब भी वो अपना जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, दे पूल द लैंड टुगेदर, मतलब एक साथ अपना जमीन का पूरा हिस्सा ले आते थे और जो भी सारी चीजें होती थी वो अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे. यानी कि मान लो कि इस पे ना 100 क्विंटल्स का कोई प्रोडक्शन हुआ है ना, और उसको जिस फैमिली को, मान लो किसी फैमिली को 40 क्विंटल्स की नीड है, किसी फैमिली को सिर्फ 10 क्विंटल्स की नीड है, तो ये लोग ऐसे भी कर लेते थे. सो दे वर प्रिटी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूरोपियन पेशेंट्स. तो इसको पूरे सिस्टम को बोलते थे इस पूरे सिस्टम को बोलते थे कॉम्यून, एंड इट वाज मीर इन द रशियन लैंग्वेज. चलो अब हम देखते हैं सोशलिज्म को सपोर्ट कौन कर रहा था एक्चुअली में. ठीक है बच्चा, देखते हैं हमारे सोशलिज्म को सपोर्ट कौन कर रहा था. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज लीगल थी बिफोर 1940. 1914 से पहले हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो वर्कर्स के बारे में, सोशलिज्म के बारे में बात करती थी, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी. द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी एक्चुअली फाउंड होती है 1898 बाय सोशलिस्ट हु रेस्पेक्टेड मार्क्स आइडियाज. मार्क्स हु? द कार्ल मार्क्स दैट वी हैव डन इन द चैप्टर प्रीवियसली, राइट. अभी हमने बोला था. और ये जो पार्टी बच्चा आई 1898 में, ये आपके कार्ल मार्क्स के आइडियाज जो था ना कि प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दो एंड प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये सब लोग उसको बिल्कुल एकदम 100% सपोर्ट करते हैं. हाउएवर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी इट हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन. बट अलाउड तो नहीं था ना, 1914 तक अलाउड नहीं था, और ये तो काफी पहले बन गई थी. तो ये इलीगल तरीके से काम करती थी, यानी कि छुप छुप के काम करती थी, है ना, छुप छुप के आइडियाज को प्रमोट कर रही थी. इट सेट अप अ न्यूज़पेपर एंड मोबिलाइज वर्कर्स ऑर्गेनाइज स्ट्राइक. और ये अब अपना न्यूज़पेपर भी बनाएंगे, और बच्चा ये क्या करेंगे, उस न्यूज़पेपर से मोबिलाइज करेंगे वर्कर्स को, और स्ट्राइक्स भी बहुत सारी ऑर्गेनाइज करेंगे. आपको कुछ बातें समझ में आ रही होंगी. नेक्स्ट, कुछ रशियन सोशलिस्ट फेल्ट कि रशियन पेजेंट कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियोडिकली मेड देम नेशनल सोशलिस्ट. कुछ रशियन सोशलिस्ट ने तो ये भी कहा कि हम तो बचपन से ही अपनी लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करके अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं. करा ना भी हमने कम्यून जिसको बोला, हम तो अपना बचपन से ही लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करके प्रॉफिट जो है कंट्रीब्यूशन इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो हम तो बचपन से ही नेचुरल जो है सोशलिस्ट हैं. हमें तो किसी ने पहले बताया भी नहीं था सोशलिस्ट भी होता है कुछ, लेकिन हम बचपन से ही सोशलिस्ट हैं. तो वो बोलते हैं कि सो पेजेंट्स और नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन एंड रशिया कुड बिकम अ सोशलिस्ट मोर क्विकली देन अदर कंट्री. तो उन्होंने बोला कि पेजेंट्स पहले से इस चीज को समझते हैं, तो पेजेंट्स ही करें इस रिवोल्ट को. लेकिन प्रॉब्लम तो वर्कर्स के साथ भी हो रही है. प्रॉब्लम तो वर्कर्स को भी चाहिए कि उनको भी प्रॉफिट चाहिए सोसाइटी में, जो फैक्ट्री में वो काम कर रहे हैं उसमें से उन्हें प्रॉफिट चाहिए. तो सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड थ्रू 19th century. They formed the Socialist Revolutionary Party in the 1990, remember, very important, and Social Democratic disagreed with the Socialist Revolutionary about peasant. So कुछ लोग बोलेंगे कि हम वर्कर्स की साइड है और कुछ लोग बोलेंगे कि हम पेजेंट्स की साइड है. अब होने वाला क्या है, आओ देखते हैं. इस कहानी में फिर एंट्री होती है एक नए लीडर की, विच इज गोइंग टू बी दी व्लादिमीर लेनिन. बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है नाम है, एंड इट इज स्टिल सेलिब्रेटेड इन द हिस्ट्री ऑफ रशिया. तो ये क्या बोलते हैं, आओ मैं समझाती हूँ. पेजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप.
लेनिन जो है कहानी में एंट्री करने के बाद बोलते हैं कि देखो मैं तो नहीं समझता हूं कि पेजेंट्स कर सकते हैं रिवोल्ट, रिवोल्ट तो वर्कर्स ही करने चाहिए, क्योंकि पेजेंट्स अपने आप में यूनाइटेड नहीं है। सम आर द वेरी रिच पेजेंट, सम आर वेरी पुअर पेजेंट्स, तो पेजेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं, जो दूसरे के लिए काम कर रहे हैं खेतों में, वो तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए फोर्स। और वो बोलते हैं कि सम वर पुअर एंड अदर रिच, सम वर्कड एज लेबर वाइज सम वर कैपिटलिस्ट, जो कि दूसरों से काम करवा रहे थे। तो पेशेंस के बाद कभी अपनी जमीन होती भी थी, कभी नहीं होती थी, तो बेसिकली कोई रिच है कोई पुअर है। तो इनका कहना था कि दिस डिफरेंशिएशन विद इन देम दिस कुड नॉट बी पार्ट ऑफ द सोशलिस्ट मूवमेंट, तो ये तो सोशलिस्ट मूवमेंट का पार्ट ही नहीं होना चाहिए। एक वो वाली कहावत होती है ना कि एक आम खराब होता है तो टोकरी में सारा आम खराब हो जाता है, ये यहाँ पर बिल्कुल एप्लीकेबल है। बट व्लादिमीर लेनिन का कहना था कि मैं तो यही कहूंगा दैट सोशलिस्ट नहीं वर्कर्स फोर्स होना चाहिए, और इसी की वजह से आप दो ग्रुप्स में आपको जो है पूरा रशियन रेवोल्यूशन बढ़ते हुए दिखेगा। फर्स्ट वी हैव मेंशेविक, जो कि बच्चा क्या है व्हाइट आर्मी, और ऑब्वियसली बोल्शेविक विच वाज बीइंग लेड बाय द व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन, इसके ऊपर डिफरेंशिएशन आता है, ठीक है, रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली। जो लीडर थे व्लादिमीर लेनिन वांटेड हाईली ट्रेड मिलिटेंट रेवोल्यूशनरी टू फोर्स चेंज, यानी कि ये चाहते थे कि बहुत जल्दी से सारा चेंज हो, बहुत ही भयंकर तरीके से चेंज हो बच्चा, और वो चेंज कैसा हो, रेडिकल हो। इनको चाहिए था कि गवर्नमेंट जो है, वांटेड अ गवर्नमेंट इन विच स्मॉल एलीट रन्स द मासेस, जो छोटे छोटे से स्मॉल एलीट है वो मासेस को रन करे, ना कि बड़े लोग। वर्कर्स जो है नीडेड द लीडरशिप ऑफ बोल्शेविक टू गाइड देम इन द स्ट्रीट एंड फैक्ट्रीज, वेर एज मेंशेविक जाते थे स्लो, इनके लीडर थे जूलियस मार्टोव, wanted a slow and peaceful gradual change, wanted the mass to participate in government, organize the worker to eventually lead themselves, और ये क्या चाहते थे, पीसफुल, और ये एकदम रैडिकल, एकदम वायलेंस। अब देखते हैं फेब्रुअरी रेवोल्यूशन पेट्रोग्राड कैसे होगा, ठीक है। पेट्रोग्राड वॉज वन सच इंडस्ट्रियल टाउन जहां पर अब होगा रेवोल्यूशन। नाउ एवरीबडी वॉज रेडी फॉर द रेवोल्यूशन, लेकिन रेवोल्यूशन होता कैसे, आओ देखते हैं। In the winter of 1917, condition in the capital Petrograd were very grim. ठीक है, लड़ाई झगड़े पूरे की तैयारी थी। The layout of city seemed to emphasize a division among its people. अब जो सिटी का लेआउट था ना, लाइक एक साइड तो पूरा हमें सिटीज देखने को मिलती थी, और एक साइड हमें कोई डेवलपमेंट भी नहीं देखने को मिलता था। तो बेसिकली जैसे आपने देखा होगा कि एक साइड मुंबई में धारावी है और एक साइड पूरा हाई राइज बिल्डिंग है, एग्जैक्टली लाइक दैट। तो वर्कर क्वार्टर और फैक्ट्री जो थे ना, वो तो राइट बैंक के रिवर पे थे, और लेफ्ट बैंक पे थे फैशनेबल एरियाज। सो बेसिकली एज यू कैन सी लेफ्ट एरियाज में से आपको कितनी फैशनेबल चीजें दिख रही हैं, और ये वाला जो साइड है इधर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है, यहाँ पर छोटे छोटे से गिरे हुए है ना, टूटे फूटे से जो है घर थे। और बच्चा याद रखना, दीज आर गोइंग टू कम इन योर एग्जाम। और लेफ्ट साइड पर थे एरिया जैसे कि विंटर पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग, और पैलेस यानी कि महल, जहां पर डूमा विच वाज द पार्लियामेंट वहां पर मिलते थे, और बड़े बड़े जो भी अमीर, द सो कॉल्ड रिच people of the society were living on the left bank of the river Neva. Remember the river name which is very important. अब 1917 में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वर्कर्स की तो थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी फूड शॉर्टेज। फूड शॉर्टेज भी हो रहा था बिकॉज ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर चल रहा था। वर्ल्ड वॉर वाज वन सच कंडीशन जहां जो कि चल रहा था, लेकिन उसके आड़ में लोगों को चेंज चाहिए था सोसाइटी में। सो पार्लियामेंट्री विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट वर अपोज टू जार्स डिजायर टू डिसॉल्व द डूमा। अब जार का जो पूरा कंसेप्ट था, लोग चाहते थे चेंज आए सोसाइटी में, सारी चीजें हो रही हैं। अब देखो धीरे धीरे बहुत ज्यादा चीजें बढ़ती चले जाएंगी। 22 फरवरी को लॉकआउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक। एक फैक्ट्री को जबरन सील कर दिया गया, उस पर ताला लगा दिया गया। पीपल विल ऑब्वियसली रिवोल्ट, कैसे कैसे कर सकते हो, हमें काम पे जाने से रोक रहे हो, हम पैसा नहीं कमाएंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे। द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज, उनको लगा कि आज एक फैक्ट्री पे ताला है, कल को हमारी फैक्ट्री पे भी ताला लगा सकते हैं। द नेक्स्ट डे द वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड अ स्ट्राइक इन सिंपैथी, ऑब्वियसली कि मेरे भाई के साथ बुरा होता है मैं जाऊंगा। इन मेनी फैक्ट्रीज वुमेन ऑल्सो लेड द वे स्ट्राइक कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेन्स डे, वेरी इंपॉर्टेंट। और जब ये हो रहा था तो वुमेन ने भी बहुत ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट किया था फेब्रवरी में, और इसी कोई बच्चा इंटरनेशनल वुमेन्स डे के तरीके से उन लोगों ने सेलिब्रेट करने का कोशिश भी किया। दैट वॉज द अराउंड द फेब्रवरी टाइम। डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल, और लोग अब कैपिटल की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वाज सराउंडेड बाय द वर्कर्स, वर्कर पहुंच गए भाई फैंसी फैंसी बिल्डिंग्स के बाहर, और वहां पर जो है कर्फ्यू लगा दिया गवर्नमेंट। डिमॉन्स्ट्रेटर डिस्पोज्ड बाय द इवनिंग, जब वहां पर जाकर उन्होंने प्रदर्शन किया तो फोर्स आ गई, ऑब्वियसली रशियन आर्मी आ गई, रशियन पुलिस आ गई और लोगों को भगा दिया, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर मोर पावरफुल। एंड देन डेमोन्स्ट्रेटर जितने भी गए थे वर्कर्स वो वापस आ गए। The government called out the cavalry
एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम। और गवर्नमेंट ने बोला कि नेक्स्ट टाइम ये हमारे इस साइड ना आ पाए, इसलिए अब आप अपने बहुत सारे घुड़सवार और अपनी पुलिस को भी इनकी निगरानी में लगा दो। फिर ये दोबारा से जो है कोशिश करते हैं। ऑन संडे 25 February, the government suspended the Duma. Politicians spoke out against the measure. जो गवर्नमेंट थी उसने डूमा को सस्पेंड कर दिया, पॉलिटिशियंस के खिलाफ बोलने लगे। Demonstrators returned in force to the street of left bank on 26th February. On 27th February, police headquarters was ransacked. पूरे के पूरे वर्कर्स अब पहुंच गए थे, पुलिस हेडक्वार्टर्स को भी रैंसैक कर लिया था। पूरे के पूरे स्ट्रीट में लोग स्लोगन है विदाउट ब्रेड जो है कैसे हम जिएंगे, हमें अच्छे वेजेस चाहिए, वी नीड बेटर ब्रेड बेटर आवर्स एंड हमें डेमोक्रेसी चाहिए। और गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और केवलरी को दोबारा बुलाया गया। जब केवलरी को यानी कि जो घुड़सवार थे जो घोड़े पर तुड़ी 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 करके आते थे, हाउएवर द कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर। कि डेमोन्स्ट्रेटर जो थे, कैवलरी ने बोला कि ये तो मेरा भाई है, ये सही के लिए तो डिमांड कर रहा है, मैं इस पर गोली नहीं चलाऊंगा। एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। बाय द इवनिंग स्ट्राइकर वर्कर्स हैड गैदर्ड। अब भाई खुद सोचो ना, जब आपकी पुलिस आपके साथ नहीं देगी, आपकी आर्मी हाथ खड़े कर देगी, तो आप हार ही जाओगे ना जंग में। एग्जैक्टली लाइक दैट। और पूरा शाम तक तो इवनिंग में कुछ पूरे वर्कर्स ने पूरा बिल्डिंग को जो है बच्चा घेर लिया। वो सोवियत और काउंसिल बनाना चाहते थे इन द सेम बिल्डिंग। वो पहुंच जाते हैं जहां पर डूमा यानी कि जो पार्लियामेंट का पूरा होता था, गवर्नमेंट मिलती थी, वहां पर वो पहुंच जाते हैं। और दिस इज हाउ अब ये लोग अपने आप को बोलेंगे पेट्रोग्राड सोवियत। सो सोवियत वाज अ काउंसिल बेसिकली विच इज गोइंग टू मेक द लॉज नाउ। ठीक है, अब क्या है जो कि हमारे लिए लॉज बनाने वाले हैं, मतलब रशिया के लोगों के लिए। ठीक है, द वेरी नेक्स्ट डे एक डेलीगेशन जो है आती है जार से मिलने, और मिलिट्री कमांडर जो हैं, उनके जो मिलिट्री कमांडर थे, कौन, जो जार निकोलस द सेकंड, उनके जो मिलिट्री एडवाइजर थे, उन्हें बोलते हैं कि देखो इतनी ज़्यादा सिचुएशन खराब हो गई है कि अब तो मैं तुम्हें सलाह ये दूंगा कि आप अपनी गद्दी छोड़ दो, वरना लोग तुमको मार डालेंगे। ठीक है, और वो जो है उनकी एडवाइस को फॉलो करते हुए 2 मार्च को पूरा जो वो जार थे, अब वो जार नहीं है, वो अपनी राजा की जो पूरी जो पावर थी उसको छोड़ देते हैं। एंड सोवियत लीडर्स एंड डूमा अब लोग जो है कंट्री को चलाने वाले हैं। नाउ दे फॉर्म्ड अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। सो रिमेंबर दिस डेट वेरी क्लियरली, 2 मार्च को ऑन द एडवाइजरी ऑफ मिलिट्री कमांडर, यानी कि ऑब्वियसली मिलिट्री का जो कमांडर था जो पूरी मिलिट्री को लीड करा था, वो बोलता है कि देखो ये मिलिट्री है, इसने अभी हाथ खड़े कर दिए थे, कल को बोले कि मैं कुछ नहीं, आपको लोग मार देंगे जिंदा। ठीक है, पीट पीट के मार देंगे, इससे अच्छा क्या आप पूरा अपना रिजाइन ही कर दो पोस्ट से। एंड उसने वैसा सेम किया भी। रशिया में फ्यूचर जो है अब डिसाइड करती है, यही प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोलती है कि अब हम एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे जिसमें यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज होगा। बड़ा मजा आ रहा है, चैप्टर लग रहा है कि खत्म ही होने वाला है। जी नहीं, बिल्कुल भी खत्म नहीं होने वाला है। और पेट्रोग्राड हैड लेड द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। ठीक है बच्चा, अब फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ और पेट्रोग्राड ने उसको लीड करा पूरा का पूरा। दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की इन फेब्रुअरी 1917। यही जो लोग पहुंचे थे बच्चा, यही लोग जो अभी डूमा के पास पहुंचे थे, अब इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली। नाउ व्हाट विल हैपन, अब आपको लगेगा कि सब तो ठीक हो गया, आफ्टर फेब्रुअरी क्या होगा, सारी चीजें तो सही होनी चाहिए ना। अगर सारी चीजें सही होंगी तो आर्मी ऑफिशियल, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अभी भी बच्चा ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमने देखी, इसमें आर्मी ऑफिशियल और जो लैंड ओनर्स थे वो ज्यादा अपनी मनमानी चला रहे थे, और ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल और एज वेल। तो अभी लगा कि शिट ये तो गलत लोगों के हाथ में पावर चली गई फिर से, और फिर से पावर चली गई, तो लिबरल्स एंड द एज वेल एज सोशलिस्ट अमंग देम वर्कड टुवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। और इन्हीं में से अब लोग बोलेंगे कि नहीं, अब हमें इलेक्शन वाली गवर्नमेंट चाहिए, ऐसे चूज करने वाली गवर्नमेंट नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं ऐसा तो नहीं होने देंगे, पब्लिक मीटिंग्स पर दोबारा बैन लगा, एसोसिएशन हटा दिया, और कोई भी कॉमन मेथड ऑफ इलेक्शन नहीं, जिसको जो मिला उसने बेसिकली वो छीन लिया लोगों से। नाउ लेनिन्स कम बैक। अब लेनिन को भाई भेज दिया था, है ना, देश निकाला दे दिया था, अब आएगा कहानी में लेनिन वापस। जब कहानी में लेनिन वापस आएगा तो क्या होगा, इन अप्रैल 1917 बोल्शेविक लीडर जो व्लादिमीर लेनिन थे, उनको रशिया से बाहर भेज दिया गया था, लेकिन वो वापस आ जाता है। ही एंड बोल्शेविक हैड अपोज द वॉर सिंस द 1914। अब 1914 से ही वैसे बोल्शेविक ने वॉर को तो अपोज किया था, जो कि हो रहा था ऑब्वियसली, है ना। 1914 से 1914 टू 1918 बच्चा क्या हो रहा था, वॉर हो रहा था, और ये 1917 का है। वॉर में पैसा खर्च होता है। बोल्शेविक्स और मेंशेविक बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वॉर हो, लेकिन वॉर तो हो रहा था। He declared that the war be brought to a close
land be transferred to the peasant and banks be nationalized. तो these are called as three demands. Remember this very clearly. बच्चा इनको बोलते हैं three demands. और ये थी अप्रैल थीसिस. थीसिस बेसिकली क्या होता है, जब आप सोसाइटी कुछ भी चेंज करने के लिए अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू देते हो. सो दैट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू. सो दीज आर द नंबर वन डिमांड कि भाई वॉर जो है वो बंद हो जाना चाहिए, रशिया को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, लैंड जो है वो पेशेंट्स को ट्रांसफर होना चाहिए, और बैंक्स को नेशनलाइज कर देना चाहिए, यानी कि जो भी बैंक्स हैं वो सब सरकार का हो. ये तीन डिमांड्स थी लेनिन की. रिमेंबर दीज वेरी केयरफुली. नाउ बोल्शेविक पार्टी ने अपना नाम बदल के कम्युनिस्ट पार्टी कर लिया, और उसके रेडिकल एम्स को पब्लिश करने के लिए. तो बच्चा यहाँ पर याद रखना, कम्युनिस्ट पार्टी अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी. तो कम्युनिस्ट पार्टी अपने और ज्यादा रेडिकल आइडियाज को दिखाने के लिए अपना नाम चेंज कर लेती है. मोस्ट अदर इन बोल्शेविक पार्टी वाज इनिशियली सरप्राइज्ड बाय द अप्रैल थीसिस. बहुत सारे लोगों ने अप्रैल थीसिस को बोला कि यार ये तो बहुत ज्यादा रेडिकल हो जाएगा कि पैसा भी ले लो, जमीन भी ले लो, सब कुछ ले लो, हम एक काम करते हैं, हम अभी तैयार नहीं है, एंड वी शुड आई थिंक वेट. बट लेनिन कोई वेट करने के चक्कर में नहीं था. उनको लगा कि अभी तो हम सोशलिस्ट रेवोल्यूशन करने के चक्कर में नहीं है, और हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी जो है सपोर्ट चाहिए, जो हमें ऐसे के लिए बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी. तो वर्कर्स चल देते हैं मूवमेंट करने. In industrial areas, factory committees were formed which began questioning the way industrialists ran their factories. अब फैक्ट्री वर्कर्स जैसे काम करते थे, वर्कर्स उनको क्वेश्चन करेंगे. ज्यादा से ज्यादा ट्रेड यूनियंस बनेंगे, सोल्जर कमेटी भी बनने लगेंगी आर्मी में कि उनको भी राइट चाहिए, उनको भी अपने घर जाना है ना. दे डोंट वांटेड टू फाइट द वॉर, दे वर टायर्ड ऑफ फाइटिंग द वॉर, दे वांटेड टू गो बैक टू देयर होम एंड बी विद देयर फैमिली एंड कल्टिवेट देयर ओन लैंड. एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूस, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी थी उसको लगा कि अब तो लेनिन हमसे सब कुछ ले जाएगा, तो फिर उसने अपना दिमाग चलाना शुरू किया, और बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो हुआ, और उन्होंने बोला कि अब हम अपना बदला लेंगे और बहुत सारी चीजें करेंगे. It resisted attempts by workers to run factories and began arresting leaders. तो जो भी हमने अभी ये वाला पोर्शन देखा था ना, ये वाला पोर्शन, हाँ, यहाँ पर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी अभी भी लैंड ओनर्स की थी, और वो अभी भी प्रॉफिट मेकिंग पे ही ज्यादा फोकस कर रहे थे, और उसने बोला कि अब तो तुम देखो, अब तो तुम अरेस्ट हो जाओगे. पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन जो बोल्शेविक ने करी, इतना ज्यादा जो है रिप्रेस करा कि आधा से ज्यादा जो है मेजर बोल्शेविक हैड टू गो इनटू हाइडिंग ऑफ द फ्लीट. ये सारी चीजें हो रही थी. मीनवाइल इन द कंट्री साइड में क्या हो रहा है, पेजेंट और रेवोल्यूशनरी पार्टी लीडर्स जो हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं जमीन का. उन्होंने बोला कि चलो हम एक काम करते हैं, हम जो जिसकी नीड है उसके हिसाब से चीजों को करना शुरू करते हैं. ये सारी चीजें मीनवाइल कहां पर चल रही बच्चा, कंट्री साइड में. लैंड कमिटीज बनाई गई इसको हैंडल करने के लिए कि रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और बहुत सारे सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज ने भी उसको बहुत ज्यादा फेवर किया. Peasants seized land between July September 1970. So जुलाई अगस्त एंड सितंबर में लैंड को सीज किया जा रहा है गवर्नमेंट के तरफ से. सारी चीजें चारों तरफ अफरा तफरी चल रही है. Meanwhile, the revolution of October 1917. और अब होने वाला था अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917. क्या था ये, आओ डिस्कस करता है. एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक ग्रू, लेनिन फियर्ड की प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप लेके आ जाएगी. जिस हिसाब से हमारी आवाज को कॉन्टिन्यूसली दबाया जा रहा है, क्योंकि पैसे हैं उनके पास तो वो किसी कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी, और लेनिन का या फिर बाकी वर्कर्स का, पेशेंट का कोई सोचने वाला भी नहीं है. और इन सितंबर उसने बोला कि हम भी एक अपराइजिंग करेंगे अगेंस्ट द गवर्नमेंट. बोल्शेविक सपोर्टर्स आर्मी में भी थे, सोवियत में भी थे, यानी कि काउंसिल में भी थे, और फैक्ट्रीज में, सबको साथ में बुला लिया. किसने बच्चा, लेनिन ने. और लेनिन ने बोला कि ऑन 16 अक्टूबर 1917 लेनिन persuaded the Petrograd Soviet and Bolshevik party to agree to the socialist seizure of power, कि पावर अब सोशलिस्ट के हाथ में जाने वाली है. एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई गई अपॉइंटेड बाय द सोवियत अंडर लियोन ट्रॉट्स्की टू ऑर्गेनाइज द सीजर, एंड द डेट ऑफ द इवेंट वाज केप्ट अ सीक्रेट. अब ये हम किस दिन करने वाले हैं, यानी कि हम जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसके हाथ से पावर छीनने वाला है, ये हम कब करेंगे, इस चीज को हम छुपा के रखेंगे. बट द अपराइजिंग बिगैन ऑन 24 अक्टूबर. सेंसिंग ट्रबल, जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, ऑब्वियसली अभी जार निकोलस तो जा चुका है, सो वी हैड प्राइम मिनिस्टर, है ना, दे हैड प्राइम मिनिस्टर. और प्राइम मिनिस्टर का नाम बच्चा याद रखना, क्रेंस्की. ठीक है, क्रेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू समन द ट्रूप्स. अब जब पता चला कि लेनिन जो है ऐसा कुछ करने वाला है, तो फिर ये जो है ट्रूप्स को बताने चले गए.
जब शाम हुई तो मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग्स ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर। जो 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर थे उनके ऊपर बैन लगा दिया और उनको जो है सीज कर लिया। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वाज सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिस एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। लगा कि बोल्शेविक जो है कहीं सब कुछ ना कर ले, तो टेलीफोन, सारा नेटवर्क, सब कुछ कैप्चर कर लिया, ये पता करने से पहले कि कब होने वाला है। इन द स्विफ्ट रिस्पॉन्ड द मिलिट्री जो रेवोल्यूशनरी कमेटी थी उसने अपने सपोर्टर्स को बोला टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेस, अरेस्ट करो मिनिस्टर्स को, एंड लेट इन द डे द शिप अरोरा शेल्ड द विंटर पैलेस। और एक शिप जो है अरोरा, उसने विंटर पैलेस को पूरा गोलियों से भून दिया। Now other vessels sailed down the Neva and took over various military points. By night the city was under the committee's control and the minister had surrendered. बेसिकली आपको क्या देखने को मिल रहा है कि बोल्शेविक्स अब ज्यादा स्ट्रांग जो है हो गए थे। बोल्शेविक्स को बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे, अब पैसे वाले हो गए थे बोल्शेविक्स भी। और फाइनली बोल्शेविक्स ने पूरा मॉस्को और पेट्रोग्राड एरिया को कवर कर लिया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कंट्रोल कर लिया, सारा सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देयर वॉज अ हेवी फाइटिंग स्पेशली इन मॉस्को, बट बाय डिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को। अब बोल्शेविक्स के हाथ में चले जाएगी पूरी गवर्नमेंट। अब आपको लगेगा कि चलो बोल्शेविक सोसाइटी को ठीक कर देंगे, और ये पूरा अक्टूबर में हो रहा था। फरवरी के बाद बहुत सारे चेंजेस सोसाइटी में देखने को मिले। अब देखते हैं अक्टूबर के बाद क्या होगा। बोल्शेविक वर टोटली अपोज टू द प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये तो हमें पता है। मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। सबसे पहले उन्होंने वही करा, अप्रैल थीसिस का जो पूरा कंसेप्ट था, नेशनलाइज कर दिया बच्चा बैंक्स को नेशनलाइज करा। फर्स्ट पॉइंट, दिस मेंट द गवर्नमेंट टुक ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। सारा पैसा गवर्नमेंट का है, मतलब बोल्शेविक्स का। जो भी मैनेजमेंट होगा, पैसा कहाँ खर्च होगा, सब कुछ। इन सिटीज बोल्शेविक इन्फोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेज अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट्स। और सिटीज में फैमिली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है आपके घरों को भी डिवाइड किया गया। टू असर्ट द चेंज, नई यूनिफॉर्म भी सोसाइटी में, आर्मी ऑफिशियल एंड जो भी लोग होते थे वो एक क्लोथिंग कंपटीशन जो है, और जो जीतता है एक हैट, वो था आपका हैट जो कि आपको दिख रहा है, जो कि ऐसा सा दिख रहा था। ये हैट रिप्रेजेंट करता था आपका बच्चा सोवियत हैट, ठीक है। सो एवरीवन वाज सपोज्ड टू वियर इट। बोल्शेविक पार्टी अब जो है अपना नाम बदल देती है। अगेन बोल्शेविक पार्टी अब बोलती है अपने आप को रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। अब अपने आप को क्या बोलती है बच्चा, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। In November 1917, the Bolshevik conducted the election to the Constituent Assembly, but they failed to gain majority. ठीक है, November 1917, the Bolshevik conducted the elections, but उनको majority मिले नहीं। अब मेजोरिटी इसलिए नहीं मिली क्योंकि जो उसने करा था उसके खुद के लोगों ने उसको वोट नहीं दिए। इन जनवरी 1918 असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया बोल्शेविक के मेजर को और लेनिन डिसमिस द असेंबली। जब असेंबली में लोग आए तो उसके लेनिन की बातें मानने से मना कर दिया। लेनिन ने बोला कि चलो मैं असेंबली डिसमिस कर देता हूँ, जो तुम लोगों को करना है वो आप अपनी मर्जी से करो। इन मार्च 1918, डिस्पाइट ऑपोजिशन बाय देयर पॉलिटिकल अलायंस, द बोल्शेविक मेड पीस विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटोवस्क। और फिर यहाँ पर क्या हुआ, डिस्पाइट ऑपोजिशन बाय देयर पॉलिटिकल अलायंस, बोल्शेविक ने पीस बना लिया जर्मनी के साथ। नाउ जर्मनी एंड रशिया वाज द कट्टर दुश्मन, और ऐसे करने से बहुत सारे लोग नाराज भी होंगे। इन द ईयर दैट फॉलोड, बोल्शेविक बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट, क्योंकि उसे सपोर्ट चाहिए था ना, इसलिए उसने जर्मनी से भी दोस्ती कर लिया। नाउ इन द ईयर दैट फॉलोड, बोल्शेविक बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन टू ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, विच बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। और अकेली पार्टी खुद ही वोटिंग सारी कर रही है। एंड रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट। अब रशिया आपका बच्चा एक ही पार्टी, वन सिंगल पार्टी, जैसे यार चाइना है, और यहाँ पर एक ही पार्टी यूज करने वाली है। ट्रेड यूनियंस जो है वो केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल। जो भी ट्रेड होगा सब कुछ इक्वल बटने वाला था, अब सब कुछ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला था। एक सीक्रेट पुलिस भी रखी गई जिसको चिका, पनिश दो हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक। वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मान लो कि आप गली मोहल्ले में नुक्कड़ पे कुछ बात करते हुए मिल गए कि मोदी सरकार बेकार है, दिस एंड दैट, तो आपको उठा के ले जाएगी पुलिस। सो सीक्रेटली वो ऐसे यूनिफॉर्म में होंगे, कैजुअल, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन है। फिर हमारे सिचुएशन चले जाएगी सिविल वॉर तक। Now what was the civil war? Let's just do this. When the Bolshevik ordered and redistribution, जब बोल्शेविक ने बोला, क्योंकि उसने क्या बोला था अपने अप्रैल थीसिस में कि हम पूरे लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसको जितना रिक्वायरमेंट है वो भी करेंगे, ठीक है। जब ये बात किसको पता चलती है बच्चा, रशियन आर्मी के लोगों को, क्योंकि बच्चे ही तो थे जो आर्मी में काम कर रहे थे। एंड दे बिगेन टू ब्रेक अप। सोल्जर्स मोस्टली पेशेंट्स के घर से आते थे और उन्होंने बोला कि हम तो अपने घर जा रहे हैं क्योंकि हमें जमीन मिलने वाली है। and people was not wanted to be part of the army, and army तो किसी भी देश को सेव करके रखती है, ठीक है। now them people divided into 3 main groups। अब लोग 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे।
अलग अलग डिमांड्स आने लग गई लोगों की। सबसे पहले रिमेंबर बोल्शेविक्स तो थी, बोल्शेविक्स के बाद आएंगे सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी जो ग्रीन, और प्रो जारिस्ट यानी कि व्हाइट जो अब बच्चा किंग को सपोर्ट करने वाले थे। ड्यूरिंग 1918 एंड 1919 मोस्ट ऑफ रशियन आर्मी वाज कंट्रोल्ड बाय ग्रीन एंड व्हाइट। जो ग्रीन एंड व्हाइट है आर्मी अभी भी इसी को ज्यादातर हम लोगों को देखने को मिलता है। दे वर बैक्ड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप। बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग कंट्री से हैं। ऑल दीज फोर्सेज वर वरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया। और बहुत सारे लोग हमारे को ये ज्यादा चीज है कि अगर रशिया में सोशलिज्म इतना ज्यादा तबाही मचा सकता है, तो अगर ये जो रशिया में चल रहा है सोशलिज्म, अगर ये फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान में आ गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए दीज कंट्रीज वर एग्रीइंग टू सेंड देयर ट्रूप्स टू किल द सोशलिज्म। The concept of socialism to be killed in its own country was the main motive of rest of the countries as well, and hence they sent their troops. As these troops and the Bolshevik fought a civil war, looting, banditry and famine became common. ये कॉन्टिन्यूसली लड़ते जा रहे हैं, और सिविल वॉर मतलब अपनी कंट्री में लोग कुछ कॉज के लिए कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। जो सपोर्टर्स थे प्राइवेट प्रॉपर्टी वो वाइट्स में आते थे, दैट इज ऑब्वियसली राजा वाले लोग हैं तो क्या है, प्रो जारिस्ट हैं, राजा वाले चीज को सपोर्ट करेंगे, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को वो क्या करेंगे, ऑब्वियसली सपोर्ट करेंगे। और जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ बोल रहा था पेजेंट, उनसे जमीन छीन रहे थे, उनके साथ बहुत गलत कर रहे थे। सच एक्शन लेड टू लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट ऑफ नॉन बोल्शेविक। जब जमीन ही चले गए हाथ से तो बोल्शेविक्स का जो भी प्रोटेस्ट था वो ठंडा पड़ते गया। बाय जनवरी 1920 बोल्शेविक कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर, बट स्टिल जो है जनवरी 1920 तक बोल्शेविक्स के पास था सारी चीजें फिर भी। बट partly to remedy this, the most non-Russian nationalists were given political autonomy in the Soviet Union. The state Bolshevik created from the Russian Empire in December 1902, and that is how it led to the making of a socialist society. कैसे बनी socialist society? During the civil war, the Bolshevik kept industries and bank nationalized, है ना। सिविल वॉर के टाइम बचा बोल्शेविक ने इंडस्ट्रीज और बैंक को नेशनलाइज किया। They permitted peasants to cultivate the land that had been socialized. जो भी सारी चीजें थी बच्चा they permitted peasants to cultivate the land. ठीक है, सारी चीजें आप करो, बढ़िया से सब कुछ होगा। The process of centralized planning was also introduced. कि हम एक ऐसी प्लानिंग करेंगे, एक ऐसी सेंट्रलाइज प्लानिंग जिससे कि सबका यहाँ पर फेवर होने वाला था। That was the 1927 to 1935. This is also called 5-year plan, जो इंडिया में भी फॉलो होता है 5-year plan, है ना। नीति आयोग इसको फॉलो करती है। सेंट्रलाइज प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, लोगों ने देखी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, और बहुत सारे केस में ऑयल और न्यू फैक्ट्रीज भी आने लगी। सो दैट इज हाउ इट लेड टू अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट। हाउएवर, इतनी सारे रैपिड डेवलपमेंट होने के बाद भी वर्कर्स की कंडीशन उतनी ज्यादा इंप्रूव नहीं हुई, वो फिर भी डिग्रेडेड ही रहे। वर्कर्स अभी भी लिविंग क्वार्टर्स में ही रहते थे। विंटर टाइम में एट 40 डिग्रीज बिलो टेम्परेचर चला जाता था। एक्सक्यूज मी प्लीज। पीपल हैड टू क्लाइम डाउन फ्रॉम द 4th फ्लोर, और उनको बहुत दूर जो है वॉशरूम अगर जाना होता था तो उनको 4 मंजिल उतर के इतनी ठंडी में जाना पड़ता था, क्योंकि टॉयलेट बहुत ज्यादा दूर होता था स्ट्रीट में। सो दैट वाज स्टिल जो है वर्कर्स कहते थे हम रॉबोट थोड़ी ना है कि इतने ठंड में भी हम लोग काम करते रहे। तो वर्कर्स की कंडीशन बच्चा अभी भी बहुत ज्यादा जो है ट्रबल में थी। थोड़ा थोड़ा जो है वर्कर्स की लाइफ को इंप्रूव करने के लिए एक्सटेंडेड स्कूल सिस्टम डेवलप हो रहा ताकि बच्चे बढ़े। अरेंजमेंट फॉर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पेशेंट टू एंटर यूनिवर्सिटीज बनाए जा रहे थे। क्रेचेस यानी कि पालने जो होता है वो वुमेन के लिए फैक्ट्रीज में जो काम करती है ताकि उनके बच्चे बिजी रहें, है ना, इधर उधर उनको चोट वोट ना लग जाए एंड ऑल दैट। चीप और पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर वर्कर्स। द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वाज अनइवन दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड, बट ये फिर भी हमें कंप्लीटली नहीं देखने को मिला, है ना। जो भी सारी चीजें थी वो लिमिटेड ही थे। नाउ कम्स स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। अब इतनी सारी कहानी में बहुत सारी चीजें होती गई और फिर आते एक स्टेलिन। स्टेलिन बोलता है कि किसी से कुछ भी नहीं हो रहा है एंड मैं अब चीजों को करने वाला, मुझे पता चल गया कि क्या कॉज है इस पूरी चीज का, और ये स्टेलिन था इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। सच में आओ देखते हैं। By 1927 and 1928, the towns in Soviet Russia were actually facing an acute problem of grain supplies. बहुत ज्यादा ग्रेन का सप्लाईज का प्रॉब्लम हो रहा था, और स्टेलिन को जो हेड करा था पार्टी को आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन, है ना, बोल्शेविक्स को रूल करा था, इंट्रोड्यूस्ड फर्म इमरजेंसी मेजर्स। उसको लग रहा था कि जो रिच पेशेंट्स और ट्रेडर्स है ना, वो अपने पास जो है अनाज जो है ब्रेड वगैरह को छुपा के रखें, जब बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी चीजें तब उसको बेचने वाले थे, है ना, हायर प्राइस मिलेंगे हमारे क्रॉप के तो हम उसको बेचेंगे, ये सोच के कर रहा था। अब स्टेलिन की पॉलिसी कितनी सक्सेसफुल होगी आओ देखते हैं।
स्टेलिन एक नया कंसेप्ट निकालता है, दैट वाज कुल्लक. कुल्लक वाज अ नेम फॉर वेल टू डू पेशेंट्स, जिनके जो अच्छा कर रहे थे. एज शॉर्टेज कंटिन्यू द डिसीजन वर टेकन टू कलेक्टिवाइज फार्म. जो कुल्लक्स थे, जो अच्छे पेशेंट्स थे, जो जिनके पास अपनी जमीन थी, उनका फार्म कलेक्टिवाइज करने का ऑर्डर दिया स्टेलिन ने. Now what will happen? It was argued कि ग्रेन स्टोरेज उनके पास है और इनके पास स्मॉल हार्डिंग्स है, तो इनके पास अच्छा खासा स्टोरेज हुआ पड़ा है. इट वॉज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुल्लक्स. इन कुल्लक्स को हटाना पड़ेगा सोसाइटी से अगर हमें स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म्स चाहिए. यानी कि स्टेलिन वॉज सेइंग ये लोग छुपा के रख रहे हैं और जब प्राइस महंगा हो जाएगा तो ये सोसाइटी में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. और इसी को ही कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम कहते हैं, जो स्टेलिन ने चलाया था. Stalin collectivization program, the party forced all peasants to cultivate the collective farms. और उनको बोला कि आपका जो कुल्लक्स है उसके जगह आपको कॉलकोज करना चाहिए ना. कॉलकोज का मतलब बेसिकली यही है दैट यू नीड टू कल्टिवेट द फार्म, जो कि सबका है और कलेक्टिवली उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. एनरेज पेजेंट, जिनको गुस्सा है, उन्होंने क्या बोला कि हम अपनी अथॉरिटी, ये जो स्टेलिन है अपनी नई नई चलाने लगा है, उन्होंने अपनी फसल को जला दिया. लिटरली दे डिस्ट्रॉयड देयर लाइफ स्टॉक, जिंदा जला दिया भाई साहब, इतना गुस्सा था. और नंबर ऑफ केटल एक्चुअली फेल बाय 1/3 एंड दोज हु रेजिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन वाज सीवियरली पनिश्ड. मेनी वर डिपोर्टेड एंड इवन एक्साइल्ड. जो लोगों ने कलेक्टिवाइजेशन को सपोर्ट नहीं करा, उन्होंने गुस्से में अपने पूरा खेत जला दिया, पूरा अपने एनिमल्स जला दिया, है ना, एनिमल्स कैटल सब जला दिए. और जो लोगों ने फॉलो नहीं करा उनको तो देश निकाला ही दे दिया. तो सोचो कितना ज्यादा बुरा था स्टेलाइजेशन. इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन कुछ भी नहीं हुआ, अभी भी लोग सफर कर रहे हैं. बेसिक ब्रेड के लिए लड़ाई हो रही है कंट्री में और कुछ भी नहीं मिल रहा. इनफैक्ट द बैड हार्वेस्ट ऑफ 1930-1933, क्योंकि सब तो वेस्ट हो गया, सब तो उन लोगों ने जला दिया. इट लेड टू द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमिन इन ड्यूरिंग द स्टेलिन टाइम पीरियड. स्टेलिन के टाइम पीरियड में तो इतनी गंदी फेमाइन आई, इतनी बड़ी भूखमरी कि सोवियत हिस्ट्री में, विच इज रशियन हिस्ट्री में, एक्चुअली over 4 million people died. इमेजिन द सिचुएशन. स्टेलिन के जो भी सारी चीजें थी बच्चा, उसने सही करने के बजाय सारी चीजों को और ज्यादा खराब कर दिया. द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर. जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस था रशियन रेवोल्यूशन का यूएसएसआर पर बच्चा, वो क्या था? थोड़ा सा भी पोर्शन है बस हमारा. ये एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टीज इन यूरोप डिड नॉट होली अप्रूव द वे ऑफ बोल्शेविक टुक द पावर. जब पूरे दुनिया को पता चला है कि ऐसा हो रहा है, तो बोल्शेविक ने जैसे पावर को कंट्रोल करा था, वो बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं किया गया. बाय द टाइम ऑफ आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म अ ग्लोबल फोर्स एंड अ वर्ल्ड स्टैचर. अब पूरे दुनिया को पता था कि जो है सोशलिज्म कैसा दिखेगा. इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर डेवलप हो गए हैं. पुअर वर बीइंग फेड, सिटीजन वर स्टिल डिनाइड essential freedom. Development was carried by repressive policies. By the end of 20th century, international reputation of USSR as a socialist country had declined. So basically अब लोगों को सोशलिज्म का थोड़ा थोड़ा गिरावट देखने को मिलेगा. दो इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड दैट सोशलिस्ट आइडियाज स्टिल एंजॉय रिस्पेक्ट अमंग इट्स पीपल. दुनिया में सोशलिस्ट एक आइडिया सबको पसंद नहीं आया, बट रशियन पीपल आर still believing in socialism. So basically, if we end this session, but in each country the idea of socialism were rethought in a variety of different ways. The people of Russia still like the idea of socialism, but when the socialism actually went out to other countries, they had their own explanation of socialism. ठीक है. सो हम लोगों को इतना ही करना था इस वाले सेशन में. आई होप कि आपको सारी चीजें बहुत मजेदार तरीके से समझ आई होंगी. यू मस्ट हैव गॉट द होल पॉइंट ऑफ दिस स्टोरी, हाउ सोशलिज्म वाज एंटिसिपेटेड बाय डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हाउ पीपल एक्चुअली फॉट अगेंस्ट देमसेल्फ, हाउ पीपल एक्चुअली रिवोल्टेड अगेंस्ट ईच अदर. ये सारी चीजें हमने चैप्टर में कवर करी है बच्चा. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. नाउ यू रिमेंबर यू वॉच दिस वन शॉट, जो वीडियो है ये आप देखो, एंड देन वी प्रैक्टिस क्वेश्चन, एंड फिर देखना आपके क्वेश्चन कितने इजीली आप लोग कर पाओगे. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन एवरीवन. थैंक यू सो मच. सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव. बाय. टेक केयर.